हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है एमीन्स की रासायनिक अपक्रियाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 13 चल रहा है, अध्याय 13 है ना। एमीन्स की बनाने की विधियां हमने एक ही लेक्चर में करा था, लेकिन आज ये एमीन्स की रासायनिक अपक्रिया पार्ट सेकेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण में बच्चों मैक्सिमम रूप से ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, यानी मनचाहा आप ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण के बाद एक ही प्रकार का उत्पाद नहीं बनता, बल्कि भिन्न भिन्न ऑक्सीकारक के उपस्थिति में भिन्न भिन्न उत्पाद का निर्माण होता है। यदि हम जैसे खुला छोड़ देंगे, एमीन को खुला छोड़ दें, तो कुछ और यौगिक बनेगा। उसके जगह हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लें या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, तो उत्पाद कुछ और बनेगा। या बच्चों और ऐसे कई सारे अपचायक हैं जिनके उपस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है। तो कई सारे ऑक्सीकरण अपक्रिया यहाँ पर देखेंगे, एक ही अपक्रिया में कंप्लीट नहीं होने वाला। ऑक्सीकरण ही थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब जो क्वेश्चन है बच्चों दे देता है निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। आधा दिया रहेगा, आधा आपको करना होगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहला स्टेप देखो भाई साहब, जो प्राथमिक एमीन है इसको खुला छोड़ देने पर दुर्गंध युक्त उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, मतलब दुर्गंध युक्त उत्पाद का निर्माण करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लें कि यदि बच्चों अमोनिया का फार्मूला आपसे पूछा जाए, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। यदि एक H हटाकर आप R जोड़ दो प्राथमिक एमीन, यदि 2 H हटाकर 2 R जोड़ दो तो द्वितीयक एमीन, यदि तीनों H हटा दो और 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो फिर वो तृतीयक एमीन कहला जाता है। तो यदि हम प्राथमिक एमीन का मतलब है केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, 2 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ ना जुड़े हों। तो यदि हम प्राथमिक एमीन को, जैसे हमारे पास यहाँ पर है C2H5, ठीक है, और यहाँ पर NH2, तो ये हमारा प्राथमिक एमीन है। इसको कुछ नहीं, सीधा यदि खुला छोड़ दो, ये ऑक्सीजन है मतलब वायु, तो सीधा आप खुला छोड़ दो तो दुर्गंध युक्त उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे जब एक क्रिया करेगा, C2H5 है, NH2 है बच्चों। अब देखो नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, ऑक्सीकरण होगा ही, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ से H जुड़ गया, यहाँ से H जुड़ गया और एक में एल्किल ग्रुप जुड़ गया C2H5। तो ये लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी है। तो फिर क्या करता है कि ऑक्सीजन को ही अपना इलेक्ट्रॉन देता है और उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये उत्पाद का निर्माण करता है। इसका नाम हो जाता है बच्चों, 2 कार्बन है तो एथिल एमीन यानी एथिलामीन, क्या एथिलामीन। फिर ऑक्सीजन भी जुड़ गया बच्चों तो ऑक्साइड, एथिलामीन ऑक्साइड। क्या नाम हो गया? एथिलामीन ऑक्साइड। ये आपका एथिलेमीन है और ये एथिलामीन ऑक्साइड बना दिया। तो यदि प्राथमिक एमीन को खुला छोड़ोगे तो दुर्गंध युक्त उत्पाद में ये परिवर्तित हो जाता है। C2H5 की जगह आप और कुछ ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे CH3 लेता और यहाँ पर NH2 होता। ऑक्सीकरण होता बच्चों खुला, केवल वायु के उपस्थिति में, कोई ऑक्सीकारक नहीं है। तो क्या बनाता? CH3 NH2 और N से उपसहसंयोजी बंध ऑक्सीजन से जुड़ा होता। तो इसका एक कार्बन है तो मिथिलामीन हो जाता। क्या हो जाता बच्चों? मिथिलामीन। और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाता। तो ये तो हो गया कि बिना किसी ऑक्सीकारक के उपस्थिति में, कोई ऑक्सीकारक उपस्थित नहीं है यहाँ पर, बिना ऑक्सीकारक के उपस्थिति में सीधा वायु से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है और भैया एक दुर्गंध युक्त उत्पाद का निर्माण करता है ना। दुर्गंध युक्त मतलब बदबू आएगी वहां से, और वो जो उत्पाद है वो काला पड़ जाएगा, काला पड़ जाता है, सीधा ऑक्सीजन से क्रिया करके इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण करता है। इसके बाद बच्चों हम यदि ऑक्सीकारक ले लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके उपस्थिति में किस प्रकार से उत्पाद का निर्माण करेगा? तो जब हम ऑक्सीकारक लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट ले लें चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों के माध्यम में उपस्थित मतलब दोनों
के उपस्थिति में या दोनों ऑक्सी कारक के प्रेजेंस में कोई एक ही लेंगे, अर्थात दोनों के आधार पर एक क्रिया कर सकता है, दोनों ऑक्सी कारक के प्रेजेंस में क्रिया हो सकती है। तो यदि ऑक्सी कारक KMnO4 हो या K2Cr2O7 हो तो ये जो हमारा एमीन है वो एल्डिमीन, ठीक है, या कीटीमीन बनाता है। अर्थात जैसे हमारा एल्डिहाइड बदलता है बच्चों तो उसके पहले एल्डिमीन बनता है और इसका जलावघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, तो जब भी हम प्राथमिक एमीन का चाहे KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएं चाहे K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो पहले हमारा प्राथमिक एमीन एल्डिमीन या कीटीमीन बनाएगा, बाद में यदि जलावघटन कराएंगे तो इसका एल्डिहाइड या कीटोन का रूप मिल जाएगा। सिंपल है। डिपेंड ये करता है बच्चों कि ऑक्सीकरण की क्रिया है किस प्रकार के ऑक्सी कारक की उपस्थिति में हो रहा है। ध्यान ये देना है कि रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ रहे हो एमीन्स के, तो एमीन्स की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण पढ़ रहे हो तो ऑक्सीकरण के बाद जो उत्पाद बनता है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों, वो निर्भर करता है आपके ऑक्सी कारक पर। तो इसके लिए क्रिया करा दो प्राथमिक एमीन जैसे हम यहां पर ले लेते हैं CH3 CH2 और NH2, ये हमारा एथिल समूह जुड़ा है और NH2 समूह जुड़ा है तो प्राथमिक एमीन हो गया। इसका ऑक्सीकरण कराओगे बच्चों किसकी उपस्थिति में, KMnO4, कोई एक ले लो, ऑक्सीकरण कराओगे। ऑक्सीकरण मतलब जितना ऑक्सीजन चाहे जोड़ सकते हो। ठीक, तो देखिएगा पहले ये क्या बनाएगा बच्चों, यहां पे आपका CH3 है तो पहले एल्डिमीन बनाएगा। CH3 है, एक H यहां से निकालो, एक H यहां से निकालो और H2O बाहर हो जाएगा। कितना बचेगा, CH और NH। बैलेंसी करानी है आपको पूरी, कार्बन की बैलेंसी टोटल 4 होती है बच्चों, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 और द्विबंध बना दो। इसके बाद ये जो हमारा बना इसका नाम हो जाएगा, कितने कार्बन बच्चों, 2 कार्बन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटैल्डामीन, टैल्डिमीन, ऐसा एसिटैल्डिमीन। ठीक, इसका जलावघटन करा देंगे HOH। तो जब जलावघटन कराते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का फॉर्मेट क्या है, CH3, CH है ये, ऑक्सीजन ले लो, बाकी जो NH है अमोनिया है, देखो अमोनिया है, NH है ना तो एक H यहां से तो NH3 हो गया। एल्डिहाइड बनाने की विधि में भी इसको हमने पढ़ाया था कि एमीन का ऑक्सीकरण करा दें तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है या कीटोन मिल जाता है। ठीक, जैसे अब यहां पर हम CH3 ले लिए, CH है, इधर जुड़ गया CH3 और NH2, प्राथमिक एमीन ही है। ठीक है, KMnO4 ही ले लिए, ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो फिलहाल यहां से एक H यहां से निकलेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, NH और H2O बाहर हो जाएगा। फिर कराएंगे जलावघटन, तो जलावघटन कराने से जो हमारा ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 CH3 द्विबंध से ऑक्सीजन, तो एक कीटोन बन गया। और NH जो है बच्चों 2 H यहां से लेगा तो NH3 बना देगा, अमोनिया बना देगा। ठीक, तो देखो ये एसीटोन बन चुका है। क्या बन चुका, एसीटोन। और हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां हमने पढ़ाया था एमीन से कि भाई एमीन का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एल्डिमीन या कीटीमीन बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिमीन या कीटीमीन। इसके बाद इसका जलावघटन कराने से हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ऑक्सी कारक के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आपने ऑक्सी कारक लिया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से आपने ऑक्सी कारक लिया है वो डिपेंड करता है। जैसे हम एनिलीन को खुला छोड़ दें, ठीक है, एनिलीन को खुला छोड़ दें। ठीक, अगला नंबर 3rd नंबर कंडीशन है, एनिलीन को खुला छोड़ दो, C6H5NH2। तो थोड़ा सा लिख भी लीजिए कि भाई एनिलीन को खुला छोड़ देंगे तो उसी प्रकार ऑक्सीकृत होकर काला पड़ जाता है जिस प्रकार से प्राथमिक एमीन। लेकिन यदि प्रबल ऑक्सी कारक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराएं तो बेंजोक्विनोन बनाता है। क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन। आया करता है रिएक्शन कि एनिलीन से बेंजोक्विनोन बनाओ। देखो एनिलीन का फार्मूला सबको पता है, जो यदि अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, प्रत्येक लेक्चर को देख रहा है, तो
H5 ये फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप है, ठीक है। इसमें आप NH3 जोड़ दो तो एनिलीन कहलाता है। NH2 जोड़ो भाई, NH3 नहीं, ठीक है। इसको आप ऑक्सीकरण कराओ अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में H पॉजिटिव लिख दिए, अम्लीय माध्यम जैसे K2Cr2O7 ले लो या KMnO4 ले लो। पैराबेंजोक्विनोन का फॉर्मेट क्या पता है, किसी को फार्मूला पता है? ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। द्विबंध लगा दो और यहाँ पर जोड़ दो ऑक्सीजन, यहाँ पे जोड़ दो ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा। जो N है NH है बच्चों, तो H से लेकर के NH3 बाहर हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये आपका पैराबेंजोक्विनोन है, ठीक है, पैराबेंजोक्विनोन है। क्वेश्चन सीधा पूछ देता है एनिलीन को ऑक्सीकृत करने से क्या प्राप्त होता है, तो फिर पता होना चाहिए ना, क्या बनाएगा, पैराबेंजोक्विनोन। यदि हम प्राथमिक एमीन की बात करें तो प्राथमिक एमीन का यदि ऑक्सीकरण नॉर्मल कराएं बच्चों, तो ये हमारा पहले हाइड्रोक्सी एमीन बनाता है, फिर नाइट्रोसो यौगिक बनाता है, फिर नाइट्रो एल्केन बनाता है। मतलब यदि प्राथमिक एमीन का ऑक्सीकरण एक साधारण ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराएं तो विभिन्न प्रकार के अनुक्रम से नाइट्रो यौगिक का निर्माण होता है, ठीक। थोड़ा सा यहां पर आप लोग लिख लेंगे अगला पॉइंट कि यदि प्राथमिक एमीन हमारे पास है, यदि इसका ऑक्सीकरण कराएं, क्या कराएं, ऑक्सीकरण कराएं, नॉर्मल ऑक्सीकारक हो द्वारा निम्न अनुक्रम से नाइट्रो यौगिक बनाता है। मतलब नाइट्रो यौगिक भी बनाने की क्षमता रखता है, नाइट्रो यौगिक बनाता है। कैसे बनाएगा, एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मेट क्या है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे R जोड़ दूं, यहाँ पे NH2 जोड़ दूं, तो ये प्राथमिक एमीन है, सबको पता है। ऑक्सीकरण करा दे, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, तो मैंने कहा R है आपके पास, N H और H है, ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, तो हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया। देखो जरा, हाइड्रोक्सी है तो इसको कह सकते हैं एल्किल हाइड्रोक्सी एमीन, ठीक। इसके बाद फिर से ऑक्सीकरण करा दें बच्चों, ऑक्सीकरण करा दें, तो जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, यहां से H जो है ना, और H ऑक्सीजन को लेकर के H2O के रूप में फरार, तो बचेगा क्या, N, द्विबंध से ऑक्सीजन जोड़ दो और हमारा H2O बाहर हो गया। फिर से इसका अगले स्टेप में ऑक्सीकरण करा दें, फिर से इसका अगले स्टेप में ऑक्सीकरण करा दो, तो ऑक्सीजन फिर से ग्रहण करेगा और NO2 में बना देगा। इसे हम बोलते हैं नाइट्रो, और R है एल्केन से एल्किल ग्रुप, तो नाइट्रो एल्केन बन गया। मतलब प्राथमिक जो एमीन है इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो अनुक्रम के द्वारा एक एक स्टेप में, ये हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन था, ठीक है। हाइड्रोक्सी एमीन कहने का मतलब OH भी जुड़ा है बच्चों और एमीन ग्रुप भी है, इसलिए हाइड्रोक्सी एमीन इसको हम नाम देते हैं। चीजें क्लियर है, आई बात गई समझ में। इसके जगह कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दो सर, तब समझ में आएगा। एल्किल ग्रुप जोड़ो, R के जगह मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ CH3 और NH2, ऑक्सीकरण करा देते हैं, तो यहाँ पे CH3NH OH बनाएगा। फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे तो CH3NO बनाएगा, नाइट्रोसो समूह, फिर से ऑक्सीकरण होगा और H2O बाहर हो जाएगा, तो CH3NO2 बना देगा। ये क्रम है इसका नाम है मिथिलामीन। क्या नाम है, मिथिलामीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हाइड्रोक्सी एमीन। और इसका नाम बताओ बच्चों, इसका नाम नाइट्रोसो यौगिक है, ठीक है। तो नाइट्रोसो एक कार्बन है, नाइट्रोसो मीथेन हो जाएगा। इसका नाम लिख दो नाइट्रोसो मीथेन, नाइट्रोसो एक कार्बन तो नाइट्रोसो मीथेन, और ये नाइट्रोमीथेन, ठीक, नाइट्रोमीथेन। तो ये चीज है, नाम भी भाई जरूरी है क्योंकि नाम के बिना कुछ संभव नहीं है। ऑक्सीकरण ही इतना लंबा चौड़ा है
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का लेक्चर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ना पढ़ो तो कुछ भी ना पढ़ो, ठीक है। और इन चैप्टरों से भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे ये कोई सॉलिड नहीं रहता भाई। आप कहोगे सर नहीं हमें इतना बता दो कि हम एक ही चीज़ पढ़ें हमको पूरा याद हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अभी ऑक्सीकरण ही आज के लेक्चर में होगा। तो कितने अभिक्रियाएं हो गए इसके? 4, ये 5वां नंबर। अब जो ऑक्सीकरण होगा वो कैरो अम्ल की उपस्थिति पर ऑक्सीकरण। कैरो अम्ल, कैरो अम्ल, कैरो अम्ल मतलब आपका रहेगा H2SO5 द्वारा ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं? एमीन्स का ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, एमीन का, ठीक है। कैरो अम्ल मतलब H2SO5, इसका नाम है परमोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। मैं लिख देता हूं नाम भाई साहब, परमोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसा ही है ना नाम सर? थोड़ा सा गलत है, सल्फ्यूरिक बड़ा यू होना चाहिए। तो ये परमोनो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके उपस्थिति में हम एमीन्स का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो थोड़ा सा हिंदी भी लिखना होगा बच्चों इसके बारे में कि पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल है ना, यहाँ मानो लिखा है यार, चलो ठीक है। पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 से ऑक्सीकृत होगा। प्राथमिक एमीन का जो NH2 समूह है वो नाइट्रोसो समूह में, ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाएगा। और सेकेंडरी एमीन का भाई जो भी हमारा NH2 समूह है, NH समूह है, जो सेकेंडरी एमीन है वो हाइड्रॉक्सिल एमीन देता है। तो यहां पर ऑक्सीकारक पर निर्भर करता है। पहले भी बताया भाई कि भिन्न भिन्न ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जो मिलने वाला उत्पाद है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीकरण। एमीन है, प्राथमिक की बात कर रहे हैं, तो जैसे C2H5 जोड़ दो और NH2, ये प्राथमिक एमीन है। इसको हम किसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं? H2SO5। इसके उपस्थिति में ये जो C6H5 है बच्चों, ये NO में बदल जाता है, और जो H2 है वो ऑक्सीजन के साथ H2O बना लिया। हो C2H5 पर C6H5 बहुत आता है, कोई बात नहीं है। इसका नाम यदि मैं कह दूं तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसो, ठीक है। और इसका नाम एक कार्बन का तो एथेन, नाइट्रोसो एथेन हो गया, ठीक बच्चों। इसके बाद इसकी जगह हम यदि कुछ बेंजीन रिंग इस प्रकार से जोड़ देते फेनिल ग्रुप, तो फिर इसका ऑक्सीकरण होता H2SO5 के प्रेजेंस में, तो नाइट्रोसो बेंजीन बनाता, और H2 जो है ऑक्सीजन से ग्रहण करके H2O बना लेगा। इसका नाम यदि आपसे कह दूं तो इसका नाम है नाइट्रोसो बेंजीन, नाइट्रोसो बेंजीन। अब जब द्वितीयक एमीन की बात आ जाती है, द्वितीयक एमीन मतलब NH3 से 2H हटा दो और 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो, जैसे C2H5 और C2H5NH। इसका ऑक्सीकरण करो बच्चों, क्या ऑक्सीकरण किसके प्रेजेंस में? H2SO5 के प्रेजेंस में। तो क्या बनाएगा? C2H5 रहने दो, C2H5 रहने दो, हमारा भैया हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बनता है, NHOH जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रॉक्सिल एमीन हमें देता है, ये बल्कि नाइट्रोसो में अपघटित नहीं होता, नाइट्रोसो में परिवर्तित नहीं होता। तो पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में प्राथमिक जो भी एमीन होगा वो सीधा नाइट्रोसो समूह में, और जो हमारा द्वितीयक एमीन होता है वो हाइड्रॉक्सिल एमीन में परिवर्तित होता है। अब यदि बच्चों इसी की तरीके से हम कह दें, नोट कर दें कि तृतीयक जो एमीन है, तृतीयक एमीन या तो आप H2SO5 ले लो या हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो H2O2 के उपस्थिति में सीधा ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है। और किस प्रकार से ऑक्सीकृत होगा? तृतीयक की मैं बात कर रहा हूं। तृतीयक मतलब
अमोनिया से तीनों H हटा करके 3 आप CH3 जोड़ दो, 3 CH3 जोड़ दो, और इस नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। क्या होता है बच्चों? लोन पेयर। ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो लोन पेयर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर के उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है कुछ इस प्रकार से। और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी भैया 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम यदि बोला जाए तो 3 है मेथिल, तो ट्राई मेथिलामीन ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिलामीन।